आज हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के द्वितीय प्रश्न। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो पूरा का पूरा साहित्य से जुड़ा हुआ है और यह मिले जुले रूप में आया है। कुछ बिल्कुल आसान सवाल है और कुछ ऐसी परिभाषाएं भी है जो अनछुई भी रही है और कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ अवधारणाएं भी मिलेगी। तो जहां जहां अवधारणाएं हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह की परिभाषाएं हैं, वहां तो पढ़ने वाले साधक के लिए बिल्कुल सा काम। लेकिन कुछ बातें नई आई है तो उन्हें है तो अभ्यर्थियों ने छोड़ भी दिया होगा, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं रहा होगा। बाकी मिला जुला पेपर रहा है, उस पर अभी हम बात करते। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो राम साहित्य में सबसे पहली विशेषता तुलसीदास का एकाधिपत्य है। न तो तुलसी से पहले इतना बड़ा कवि हुआ और न तुलसी के बाद। फिर है विभिन्न रचना शैलियों, छंदों और साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल रचना शैलियां विभिन्न प्रकार की गई है, छंदों का भी प्रयोग है और साहित्यिक भाषाओं का भी, जैसे ब्रज अवधि दो भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। लोक रंजक रागानुगा भक्ति किसमें मिलती है? कृष्ण काव्य में रागानुगा भक्ति और लोक रंजक रूप। लोक रंजक रूप कहाँ देखने को? लोक रंजक यानी मनोरंजन करने वाला रूप जो है वो कहाँ मिलता है? कृष्ण भक्ति में देखने को मिलता है। और जो राम काव्य है उसमें लोक मंगल का रूप मिलता है और उसके सबसे बड़े साधक तुलसीदास खुद है। सरहपा के प्रमुख वर्ण्य विषयों के संबंध में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, नहीं पर बल है। फिर से संगत, असंगत, नहीं, सत्य, समीचीन, इन शब्दों पर पर्याप्त बल पेपर को मिल रहा है। तो सरहपा गुरु महिमा को महत्व देते हैं, पाखंड खंडन की बात करते हैं और सहज मार्ग की बात करते हैं और भोग मार्ग का विरोध नहीं करते हैं, भोग मार्ग का अनुसरण करने की बात मिलती है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? तो सबसे पहला नाम आएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जिन्होंने क्या किया था? अनंत संवत 90 वर्ष के अंतर वाले अनंत संवत की परिकल्पना कर ली थी और उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना था। और उनके साथ टॉड थे, मिश्र बंधु थे और श्याम सुंदर दास भी शामिल थे। और जो गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और श्यामल दास, ये सब अप्रामाणिक मानने वाले हैं। अप्रामाणिक इन्होंने माना था। सबसे पहले अप्रामाणिक मानने वाले कौन थे? डॉक्टर वूलर। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। भाग्यवती किसका है? सरदाराम फुलोरी का। नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट। असंगत विकल्प बताना है, मतलब गलत बताना है हमें। और धूर्त रसिक लाल किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है। धूर्त रसिक लाल किसका है? लज्जाराम मेहता का है। किशोरी लाल गोस्वामी का न होकर धूर्त रसिक लाल कई बार परीक्षाओं में नेट वगैरह में आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर है इसका लज्जाराम। निस्सहाय हिंदू, ये राधा कृष्ण दास का है। ये भी महत्वपूर्ण रचना
नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बालकृष्ण भट्ट की, और भाग्यवती सरदाराम फिल्लोरी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था। नाथ साहित्य को पढ़ते समय हम हमेशा बात करते हैं कि गोरखनाथ के बारे में अपने युग के सबसे बड़े नेता के रूप में बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन किसे बताते हैं? गोरखनाथ के योग मार्ग को हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। बिल्कुल आसान सवाल। अगला है खालसा, नागा, विरक्त, खाकी आदि उप संप्रदायों का संबंध किस? राजस्थान से जुड़ा सीधा सवाल, क्योंकि राजस्थान के संत हमारे सिलेबस में अलग से था, इसलिए ये पूछा गया है कि खालसा, नागा, खाकी आदि उप संप्रदायों का संबंध किससे है? दादू पंथ से। तो दादू पंथ से संबंध है किसका? खालसा, नागा और विरक्त, खाकी इत्यादि उप संप्रदाय। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है? सवाल ढंग से पढ़ना जरूरी है। क्या पूछा जा रहा है? हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किसके अनुसार? वर्ण कर्म। गारसद तासी जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास हिंदी के साहित्य इतिहास के लिए किया था, जो फ्रेंच भाषा में था और वर्ण क्रमानुसार था। कैसा था? वर्ण क्रमानुसार। और ये इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ललित ये हिंदुस्तानी। बिल्कुल आसान। अगला है मतीराम के कृतित्व के संबंध में गलत कथन कौन सा है? रसराज श्रृंगार और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज जो है वो श्रृंगार और नायिका भेद का ग्रंथ है। व्रत कौमुदी पिंगल विषयक ग्रंथ है, छंदों का ग्रंथ है। व्रत कौमुदी जो है वो कैसा ग्रंथ है? पिंगल विषयक ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है। और रसराज में श्रृंगार का विशेष रूप से चित्रण है और उसके साथ ही साथ नायक नायिका भेदों का चित्रण भी है। और अगला है ललित ललाम में शब्द अलंकारों का वर्णन नहीं है, तो अर्था अलंकारों का वर्णन है। जब हम मतीराम को पढ़ रहे थे तो ललित ललाम और रसराज पर बार बार बात की थी, और छंद के बारे में भी हमने बात की थी कि पिंगल शब्द आता है तो वहां पर जो रचना है वो कौन सी होगी? ये छंद से जुड़ी हुई होगी। और भूषण शब्द आ जाता है तो रचना किससे जुड़ जाएगी? अलंकार के साथ जुड़ जाएगी। तो ललित ललाम जो है उसमें क्या है? शब्द अलंकार न होकर के शब्द अलंकार की जगह क्या है? तो अर्था अलंकारों का विवेचन किया गया है ललित ललाम में। ये भी मतीराम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने नायिका भेद का निरूपण रस मंजरी जो भानुदत्त की है उसके आधार पर किया है। किसने? मतीराम ने। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत कथन है। इन रचनाओं में वज्रयान धर्म का प्रचार मिलता है। वो धर्म की वज्रयान शाखा से ही तो सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति होती है। तो वज्रयान शाखा का पल्लवन प्रचार यहाँ पर देखने को मिलता है। पहली बात बिल्कुल सही। दूसरी है इनकी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जन बोली है। नहीं, सिद्धों की साहित्यिक भाषा जो है वो किसके निकट जा ठहरती है? तो अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के निकट जाकर के ठहरती है। बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ पर आ भी गया है। तो सिद्धों की भाषा जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश का एक रूप है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर होगा।
इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन करना ही तो सिद्धों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका में सन 1927-28 में छप रही पंत जी और पल्लव लेखमाला के रचनाकार या लेखक कौन थे? तो ये जो पंत और पल्लव, पंत जी और पल्लव नाम से माधुरी में लेखमाला लिखी थी, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी निराला जी खुद ने। सही मेल को चुनिए, वृंदावन लाल वर्मा, विराट की पद्मिनी, गढ़कुंडार और मुसाहिब जू, ये किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा के हैं। चंडी प्रसाद हरदेश, दिल्ली का दलाल, इनका नहीं है। और कुंडली चक्र भी इनका नहीं है। और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी किसका है? सीधा वृंदावन लाल वर्मा का है। तो यहाँ पर सही मेल अपने को चुनना है, तो सीधा पहला ही हमारा सही है। वृंदावन के विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार और मुजाहिब जू बिल्कुल सही है तीनों। और अगला प्रश्न देखते हैं, 60 वर्ष एक रेखांकन नामक आत्मकथा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की, जो उन्होंने कब लिखी थी? 1960 में। 60 वर्ष की हुए थे, जन्म हुआ था इनका कब? 1900 में। इसलिए जब पंत खुद 60 वर्ष के होते हैं तो 1960 में क्या लिखते हैं? 60 वर्ष एक रेखांकन लिखते हैं। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नीली झील कमलेश्वर की है, परिंदे निर्मल वर्मा की है, जिसे नामवर सिंह जी हिंदी की पहली नई कहानी कहते हैं। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, यही सच है। और मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। तो यहाँ पर यही सच है किसकी कहानी हो जाएगी? मन्नू भंडारी की। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आसान से सवाल आए हैं। मूल गोसाई चरित बैणी माधव दास, भक्त नामावली गुरुदास, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की लिखी हुई है। और 84 वैष्णवन की वार्ता में वर्णन किसका है? तो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का है। और 252 वैष्णवन की वार्ता जो है उसमें किसका वर्णन करते हैं गोकुलनाथ? तो विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन करते हैं। भक्तमाल नाभादास की रचना है। पुष्टि मार्ग का आधार है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद जो कि किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। और उसी पर पुष्टि मार्ग का पूरा सिद्धांत और अष्टछाप आधारित। रेदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी रेदास जो प्रमुख संत कवि है उनके बारे में गलत कथन कौन सा है? रेदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, बिल्कुल निर्गुण ढांचे की है। और रेदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं, तो रेदास के लिखे एक सही ग्रंथ नहीं मिलते, बजाय इसके 40 पद मिलते हैं। कहीं लिखा आता है 30 पद मिलते हैं, लेकिन अक्सर 40 पद का लिखा मिलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें 40 पद मिलते हैं और इनका कोई ग्रंथ लिखा हुआ नहीं मिलता है। रेदास कहाँ के रहने वाले थे? मडवाडीह काशी के रहने वाले थे। रेदास रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते हैं, बिल्कुल आसान बात है। तो इनके 4 ग्रंथों वाली बात जो है वो असत्य हो जाएगी या गलत कथन हो जाएगा। जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण है। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में
पद्यबद्ध की गई है। यानी वैष्णव अवतारों की कथाएं, वैष्णव अवतार जो थे उनकी कथाएं भी जैन आदर्शों से जोड़ी गई। यानी राम की कथा पहुमचर्यू में मिलती है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पहुमचर्यू जो है उसमें क्या मिलता है, राम की कथा मिलती है, लेकिन जैन आदर्श के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? जैन आदर्श के आवरण के साथ मिलती है। और भाषा इसकी कौन सी रहती है? अपभ्रंश। हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार मुख्यतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, हिंदी कविता के माध्यम, नहीं, किस कविता के माध्यम से किया है? अपभ्रंश कविता के माध्यम से किया है। यही कथन बिल्कुल गलत है। हिंदी के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार मुख्यतः अपभ्रंश कविता के माध्यम से किया है। अपभ्रंश का भी पश्चिमी क्षेत्र पड़ रहा है तो कौन सा होगा? सौरसेनी रूप, या जिसे हम कहते हैं गुर्जरी अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश का निकटतम रूप है, वो हो जाएगा। यह साहित्य प्रमुखतः रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता, रास फागु चरित में मिलता है बिल्कुल। और जैन मंदिरों में श्रावक लोग क्या करते थे? रात्रि के समय ताल देकर कीर्तन करते थे। उसे क्या कहते थे? रासो कहते थे। बिल्कुल सत्य बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से इन नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। तो सीधी बात है, अब हम भाषा को भी पकड़ने लगे हैं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये कथन किसका हो सकता है? सीधा रामचंद्र शुक्ल का। तो सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों के महत्व स्थापित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ये कथन कहते हैं। अष्टछाप के कवियों के विषय में गलत तथ्य है। आचार्य विठलनाथ ने सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर इन्हें अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठित किया था। सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर, ये शब्द सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठित किया था। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचनाएं की है। तो यहाँ पर संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है और यहाँ आ रहा है सैकड़ों शिष्यों में से छांट। तो ये दोनों कथन बहुत अधिक संदेहास्पद बन रहे हैं। बाकी तो ये पुष्टि मार्ग में ये अष्ट सखा के नाम से जाने जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही कथन है, कोई दिक्कत नहीं। और भक्त के साथ अच्छे गायक होते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने कई बार इस पर बात कर ली है। लेकिन यहाँ जो दो शब्द आ रहे हैं कि इन सभी भक्त कवियों, अभी सभी के सभी भक्त कवि जो है, सभी भक्त कवि शब्द आया है ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर। सारे कवि रचना नहीं कर पाए तो यहाँ पर 2 नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ सैकड़ों शिष्य लिखा है तो थोड़ा सा संदेह बन जाता है कि सैकड़ों शिष्यों में अपने शिष्य भी थे और गुरु वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य भी थे। तो यहाँ संपूर्ण लीलाओं वाले पर ज्यादा ध्यान जा रहा है, 2 नंबर ऑप्शन हो सकता है। इसका पक्का नहीं है, आरपीएससी क्या मानती है उस पर जाएंगे। समानांतर कहानी का आंदोलन किसने चलाया? सीधी बात है, समानांतर कमलेश्वर। समानांतर कहानी किसका आंदोलन? कमलेश्वर का आंदोलन। आसान सवाल। मध्यकालीन संतों भक्तों की वाणियों का संग्रह ग्रंथ नहीं है। नवल सागर जो है वो
वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए 1700 के बाद के संत हुए हैं, उनका ये जो ग्रंथ है नवल सागर, तो ये संत साहित्य का हो गया। गुणगंज नामा, ये जगन्नाथ जी का है गुणगंज नामा, जो किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे जगन्नाथ जी, उनकी रचना है गुणगंज नामा। तो ये भी संत काव्य हो गया। और सर्वग सार जो रचना है वो किसी सगुण भक्ति से जुड़ी कोई रचना है, और सर्वंगी तो रज्जब की रचना है। तो ये तीनों नवल सागर, गुणगंज नामा और सर्वंगी क्या हो गए? मध्यकालीन संत भक्तों की वाणियों का संग्रह है, और जो सर्वग सार है वो अलग रचना है। अगला है नेही महाब्रज भाषा परवीन, ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। घनानंद कवित की शुरुआत में भी ये पंक्ति आती है, जो कि घनानंद के बारे में किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ की पंक्ति। ब्रजनाथ ने ये किसके बारे में पंक्ति कही है? घनानंद के बारे में कही है। सीधा सा बढ़िया सवाल बिल्कुल। अगला देखिए, जीवनी साहित्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, अर्थात गलत कथन कौन सा है? तो देखते हैं, प्यारे हरिश्चंद्र जू इसकी है प्रतिभा अग्रवाल की, बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी नाम से प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है। मरुभूमि का वह मेघ राम निवास जाजू ने लिखी है। घनश्याम बिड़ला जो उद्योगपति है, उनकी जीवनी किसने लिखी है? राम निवास जाजू ने। अनासक्त आस्तिक नाम से ज्योतिष जोशी ने लिखा जैनेन्द्र कुमार की जीवनी। और कलम का सिपाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल, अमृत राय की रचना है। और किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की जीवनी। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल, थर्ड जेंडर अर्थात किन्नर पर केंद्रित रचना कौन सी नहीं है? तो नाला सोपारा जो कि चित्रा मुदगल की रचना है, ये किन्नरों से जुड़ा है, किन्नर विमर्श की रचना है। यमदीप जो कि नीरजा माधव की रचना, किसकी है? यमदीप नीरजा माधव की, ये भी किन्नर विमर्श से जुड़ी है। और रेत की मछली जो है उसमें स्त्री विमर्श की बात है। ऑफिस के लेवल पर किस प्रकार से स्त्रियों का शोषण होता है उसकी बात इसमें मिलती है। और गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया की रचना है। गुलाम मंडी में भी किसका वर्णन मिलेगा? थर्ड जेंडर या किन्नर का वर्णन मिलेगा। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और माधुर्य भाव का मिश्रण देखने को मिलता है? तो दास्य भी मिल जाए, सख्य भाव भी मिल जाए और माधुर्य भी मिल जाए, ऐसी भक्ति कहाँ मिल सकती है? ऐसी भक्ति सूर के यहाँ देखने को मिल सकती है। सूरदास, दास्य, सख्य और माधुर्य तीनों भक्तियों का मिश्रण किसकी भक्ति में? सूरदास की भक्ति में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और माधुर्य हो गया है? सूरदास की भक्ति है। इस पर हमने बात की है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है। दास्य, सख्य और माधुर्य तीनों प्रकार की भक्ति है। यह मेरा, यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि सुख सुखी संवाद के रूप में ही रासो लिखा गया। पृथ्वीराज रासो के विषय में उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो पृथ्वीराज रासो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ रहे थे तो सुख सुखी संवाद की बात कर रहे थे, और यहाँ भी ये सवाल के रूप में आ गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुख सुखी संवाद के रूप में जो मिलता है उसी को सही मानते हैं हजारी प्रसाद
द्विवेदी। बाकी वाले अंश को क्या मानते हैं? प्रक्षिप्त मानते हैं। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? त्रिशंकु, अगे, बबुल और कैक्टस रामदरस मिश्र की है। त्रिशंकु बहुत महत्वपूर्ण निबंध है अगे का। आलवाल, त्रिशंकु इस प्रकार के अगे के निबंध है। बबुल और कैक्टस रामदरस मिश्र का निबंध। और ठेले पर हिमालय किसका है? ठेले पर बर्फ की जो शिला होती है उसको देखकर धर्मवीर भारती कल्पना कर लेते हैं ठेले पर हिमालय की, उससे जोड़कर बात करते हैं धर्मवीर भारती। और अस्मिता के लिए जो निबंध है वो किसका है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? केशवदास की पंक्ति है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, अलंकार के संदर्भ में अलंकार की विशेषता बताने वाली, अलंकार का विवेचन करने वाली, अलंकार के महत्व को स्थापित करने वाली पंक्ति। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में सही नहीं अर्थात गलत है। निर्गुण संत कवियों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं था क्योंकि ये जो संत कवि थे वो क्या करते थे? घूमते रहते थे, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के वे सब लोग थे। इस वजह से उनके यहाँ पर स्थिरता नहीं है। अधिकतर कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं रहे हैं, अर्थात उनका तो भक्त रूप ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। भक्त रूप ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। उन्हें काव्य के प्रति इतनी चेतना नहीं थी जितना वे भक्ति की ओर ध्यान देते थे। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ रहा, यानी समाज सुधार। कबीर में क्या मिलता है? मुख्य रूप से समाज सुधार, और दूसरे भी संत कवियों में समाज सुधार की भावना कहीं न कहीं मिलती है। तो जनहित की रचनाओं के साथ काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव पर भी रहता था। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही हमने बात की है कि काव्य रस के प्रति वे सजग नहीं है, अपितु अपनी भक्ति और जनहित के कार्यों के प्रति ही सजग रहे थे। तो काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिकतर संत कवियों की भाषा सरल और सहज है। बिल्कुल सही बात। निम्न में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना इसमें हुआ है, और राउल वेल शिलांकित करती है रोड़ा की, इसमें भी हुआ है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना, इसमें भी गद्य का वर्णन है। और श्रावकाचार जो है वो 250 दोहों में लिखी गई है। श्रावक धर्म से जुड़ी रचना है जो देवसेन ने लिखी है, और इसे शोभा प्राप्त है। इसकी यह हिंदी की पहली रचना के रूप में जानी जाती है। हालांकि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं सरहपा, लेकिन सरहपा हिंदी के प्रथम कवि तो है, लेकिन उनकी रचना बिल्कुल संकलित होकर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। इसलिए पहली रचना का श्रेय किसको जाता है? श्रावकाचार को जाता है, जो देवसेन की रचना है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत कथन है। इसमें कवियों का विवरण काल क्रमानुसार किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग भी दिए गए हैं, 11 प्रमुख काल विभाग, और उसके साथ ही साथ 12वां जो है वो विविध के रूप में दे दिया है। यानी जो 11 में नहीं आए, 11 में
11 में नहीं आ पाए, उसे 12वें के रूप में रख दिया। तो ये विभिन्न काल विभाग उन्होंने कर दिए थे, जिसमें ज्यादा तारतम्यता तो नहीं थी, फिर भी काल विभाग करने का कार्य उन्होंने किया था। इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए हुए हैं। नहीं, मुख्य और गौण कवियों के नाम तो जरूर आए हैं, लेकिन सारे मुख्य कवियों का विस्तार से वर्णन गिरियर्सन नहीं कर पाए। जायसी और तुलसी पर बिल्कुल अलग अलग अध्याय मिलते हैं, तो इसमें 3 नंबर बिल्कुल सही है। काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति का सुमेलित विकल्प है। रीतिकाल की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पढ़ने को हमें यही मिलता है कि रीतिकाल जो है वो काव्य रचना पद्धति अर्थात रीति पर ही आधारित है, तरीके पर ही आधारित है। रीतिबद्ध रचनाएं अधिक हुई थी, इसलिए ही इसका नाम रीति को विशेष महत्व देने के कारण ही रीतिकाल नाम पड़ा। और उसके संबंध में सुमेलित पंक्ति कौन सी है उस पर बात करते हैं। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अवतार। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अवतार, किसकी पंक्ति है वर्णत बुद्ध अवतार? चिंतामणि की। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अवतार चिंतामणि। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव कहते हैं कि अपनी अपनी रीति के सभी काव्य और सारे के सारे कवि। काव्य की रीति सीखियो सुकविंसो, यानी भिखारी दास कहते हैं कि सुकवियों से ही मैं काव्य की रीति सीखा हूं। बिल्कुल ये संगत है। यहाँ सुमेलित विकल्प आया है, सुमेलित कम आने लगे हैं और असुमेलित ज्यादा आते हैं। तो यहाँ क्या आया है? सुमेलित आया है। तो विश्रब्ध नवोडा यो वर्णत कवि रस नीति, ये किसकी है? मतिराम की पंक्ति। नरेश मेहता के संबंध में असंगत है। इनकी रचना समय देवता किस प्रकार की कविता है? लंबी कविता। तीसरा सप्तक के कवि नहीं, नरेश मेहता नभ भर ससह दूसरे सप्तक के कवि है। कौन से सप्तक के हैं नरेश मेहता? दूसरे सप्तक के कवि है। वन पाखी सुनो, उत्सवा, अरण्या, संशय की एक रात, ये सारे के सारे इनके कविता संग्रह कविताएं हैं। वन पाखी सुनो, उत्साह, अरण्या, प्रेम की तरह ही प्रकृति के भी कवि माने जाते हैं। और किस सप्तक के कवि है? दूसरे सप्तक के। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। ये सारी बातें हम जब पढ़ रहे थे तो विशेष तौर पर हमने इन पर बात की थी कि भारतेंदु जी के बारे में जो आधुनिक काल की गद्य खंड की शुरुआत करते हैं वही रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता कैसा बना दिया? चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो शब्दों से ही पता चल जाता है कि चलता, मधुर, स्वच्छ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कौन करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध का काव्य संकलन है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल दो ही मुक्तिबोध के काव्य संकलन है। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की कृति है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है और शमशेर की कविता का आदर्श स्वयं उन्होंने लिखा है।
बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। काल तुझसे होड़ मेरी और धूप की धान। काल तुझसे होड़ मेरी तो किसकी है शमशेर की है, लेकिन धूप के धान जो है वो किसकी है? ये है गिरिजा कुमार माथुर की। तो ये धूप के धान की वजह से ये पंक्ति जो है वो क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो गलत ही चुनना है, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास को माना जाता है। सतनामी या सत्यनामी भी कहा जाता है, जगजीवन दास। सुमित्रा नंदन पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूछा गया है। हम जब सुमित्रा नंदन पंत प्रसाद निराला वर्मा को पढ़ रहे थे तो उनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में भी हमने विस्तार से बात की, और वहीं से सवाल देखने को यहाँ बार बार मिलेगा। स्वर्ण धूलि और उत्तरा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। पल्लव और वीणा में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति कवि की कला चेतना, प्रकृति और उसके साथ ही साथ मानव सौंदर्य यानी नारी सौंदर्य भी मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य भी मिलेगा, और कवि की कला चेतना का परिचय भी इधर मिलेगा। युगांत और युगवाणी में प्रगतिवादी चेतना है, बिल्कुल सही बात। लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है, यहां तक तो ठीक है कि सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का इसकी जगह गांधी जी की बात होती है, आजादी की बात होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती है। नारी उत्थान की भावना की अधिक बात पढ़ी तो नहीं गई है, इसलिए लग रहा है कि ये 4 नंबर ऑप्शन में उत्तर होना चाहिए। फिर है रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त उदात्त प्रेम का निरूपण रीतिकाल में अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो रीति मुक्त में ही मिलेगा। बाकी तो जो श्रृंगार है वो भी दरबारी पन से ही जैसे संकेतित होता है या उसी से पूरी तरह से लगता है। भाषा का इसमें असाधारण प्रयोग लाजनी लपेटी जैसे पदों में करते हैं। अति सुदो सने को मार्ग है जहां नेकु स्यानप बांक नहीं जैसी भाषा का प्रयोग धनानंद करते हैं। तो भाषा का असाधारण प्रयोग, अलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। रीतिबद्ध में अलंकारिक चमत्कार वगैरह रीति से जुड़ी हुई सारी बातें दिखाई पड़ती है, ये होगा। और प्रेम वर्णन में व्यथा की पीड़ा की प्रधानता रीति मुक्त में मिलती है। नंददास कृत अनेकार्थ मंजरी क्या है? पर्याय कोश। क्या है? पर्याय कोश। निम्नलिखित में से राम काव्य धारा का कवि नहीं है। ध्रुवदास सीधे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। ईश्वरदास भरत मिलाप वगैरह लिखे राम काव्य के। अग्रदास ने भी राम काव्य ही लिखा है, और प्राणचंद चौहान भी राम काव्य के कवि है। अग्रदास ने तो क्या किया था? राम भक्ति शाखा में रसिक परंपरा का समावेश करने का काम किया था। और प्राणचंद चौहान का हम पढ़ते हैं रामायण महानाटक। अब बात करते हैं अगले सवाल की। छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है। तीसरे दशक में लघु की महिमा का और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। प्रसाद से आगे तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु व महत् प्रत्ययों द्वारा महत् की 3 आवश्यकताओं के रूप में समझाने वाले आलोचक है। तो यहाँ पर लगता यह है कि विजयदेव नारायण शाही होने चाहिए, क्योंकि प्रसाद के बारे में, प्रसाद के आदर्शों के संबंध में और लघु वो आदर्श की बात ये करते हैं। हूबहू परिभाषा तो नहीं मिली है, लेकिन अवधारणा के आधार पर
लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का कार्य भी कौन करते हैं? विजय देव नारायण शाही करते हैं। और जो प्रसाद के बारे में आदर्श स्थापना की बात, लघु से जोड़ने की बात भी विजय देव नारायण शाही करते हैं। इस वजह से ये हो सकता है, ये डाउटफुल है, यकीनन नहीं कह सकते कि इसमें विजय देव नारायण शाही है, एक आइडिया है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है, तो प्रगतिवादी कवि है और उनकी काव्य शैली की बात हो रही है। भाषा में क्या है? प्रगतिवादी है तो भी यथार्थ और थोड़ा थोड़ा छायावाद का प्रभाव अभी भी उनके ऊपर मौजूद है, तो कलात्मकता उनमें दिखाई देती है। तो भाषा यथार्थ और छायावाद की भाषा से मिलती है और जीवन और उससे उपजी रागात्मकता का साक्षात्कार करना उनकी कविता की विशेषता है। बहुत बड़ी विशेषता केदारनाथ अग्रवाल की मानी जाती है कि जीवन और उससे उपजी रागात्मकता का साक्षात्कार करना। ये सारी बातें हमने अपने वीडियो में बात की थी, कथन के रूप में, संगत कथन, असंगत कथन के रूप में या वीडियो विश्लेषण के रूप में। इन सब बातों से हम गुजरे हैं। युग की गंगा की कविताएं मूलतः कैसी है? प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी कवियों में सबसे कम नहीं, सबसे अधिक कलात्मक कवि है। हूबहू इस प्रकार का संगत कथन के रूप में सवाल वहां पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। उत्तर पूर्व के नाथ और सहजयान कबीर को प्रभावित करते हैं और पश्चिम का सूफीवाद, दक्षिण का वेदांत भावित वैष्णववाद, वेदांत भावित वैष्णव धर्म से अहिंसा लेते हैं कबीर, और जैनों का शून्यवाद। जैनों के यहाँ का शून्यवाद नहीं, शून्यवाद कहाँ का? सिद्ध और नाथों से शून्यवाद लेते हैं कबीर। तो ये सीधा सीधा गलत हो जाए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है जो विश्लेषणात्मक आया है। यह भी विश्लेषण आधारित ही था और कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण ये अवधारणा है। यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना थी और आया। इन अवधारणाओं पर हमारी बात हुई है। अब ये देखिए, वृद्ध जीवन से संबंधित रचना नहीं है, यानी वृद्ध विमर्श की कौन सी रचना नहीं है? तो समय सरगम कृष्णाशोक्ति की रचना है और बकायदा ईशान और अर्ण्या जो होते हैं वो अवकाश प्राप्त अफसर होते हैं और उनकी कहानी है। तो ये इसमें वृद्ध विमर्श मिलता है समय सरगम कृष्णाशोक्ति की रचना में। पीली आंधी ये किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, जिसमें ताई का वर्णन मिल रहा है, ताई का वर्णन है और सोमा जो कि युवा है उसका वर्णन किया गया है। तो ताई के रूप में वृद्ध विमर्श हम उसकी देख सकते हैं। अगला है एक जमीन अपनी। इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्ध विमर्श की बात सामने तो आई नहीं है। इसमें स्त्री शोषण की बात है, स्त्रियों के साथ किस किस प्रकार की ज्यादतियां हो सकती है वो बातें ज्यादा दिखाई देती है। एक जमीन अपनी में अभिनय से जुड़ी दो स्त्रियों की बात है, अपने ऑफिस में किस प्रकार से एक तो यन के प्रकार अपना दबदबा बना लेती है और दूसरी उस शिकार के चलते अपने आप को पीछे हटाती जाती है। तो एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल की रचना में वृद्ध विमर्श के बारे में, पूरी रचना तो नहीं पढ़ी है लेकिन समीक्षाओं के आधार पर ये लगता है कि इसमें ये होना चाहिए। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है और इसमें मेहरा जी है जो पूर्व कलेक्टर है और उनके साथ अन्य खूब सारे बुढ़ों का मिलता है, इसलिए ये भी क्या होगा? इसमें भी वृद्ध जीवन है। तो ये और ये तो वृद्ध के है ही, और पीली आंधी में भी ताई का वर्णन है, तो अपनी बात पक्की हो जाती है लगभग कि एक जमीन अपनी जो है वो इसका उत्तर। अगला है गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है, मतलब असंगत कथन कौन सा है?
हिंदी कविता में गंभीर हास्य व्यंग्य का प्रयोग करने में नागार्जुन की अलग पहचान। बिल्कुल सही बात है, गंभीर हास्य व्यंग्य का प्रयोग प्रगतिवादी कवि नागार्जुन अपनी कविताओं में बराबर करते हैं। और हिंदी हजार हजार बाहों वाली और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन के काव्य संग्रह है। बिल्कुल हजार हजार बाहों वाली और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की ही रचनाएं हैं। फिर मुक्तिबोध ने फैंटेसी की तकनीक को अपनाकर हिंदी कविता को नवीन सृजनात्मक दिशा दी है। फैंटेसी आई, हिंदी में तो नाम एक ही आता है, मुक्तिबोध। तालाब की मछलियां किसकी रचना है? नागार्जुन की। और जमुन जल तुम किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ये 4 नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। ये तालाब की मछलियां किसकी है? नागार्जुन। इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह मार्क्सवादी है, प्रकाश चंद्र गुप्त भी, डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी है और रामविलास शर्मा भी या मार्क्सवादी आलोचकों में आते हैं। अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदुकालीन किस सैद्धांतिक निबंध से माना जाता है? केंद्रीय रचना वृत्ति नाटक थी उस युग की, और उसी से जोड़कर जो नाटक नाम का निबंध लिखते हैं भारतेंदु खुद, ये निबंध किसका है? भारतेंदु जी का। और इसी से हम मान सकते हैं निबंध, सैद्धांतिक निबंध की केंद्रीय वृत्ति यहीं से स्टार्ट हो जाए, ये हम मान सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन जायसी द्वारा, कौन सा ग्रंथ जायसी द्वारा रचित नहीं? अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है और रस रतन जो है ये पूकर की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है ये पूछा गया है। और पहला ही कथन है, पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कविता है। बिल्कुल, पुष्प की अभिलाषा जो है वो क्या रहती है? शहीदों के मार्ग में बिछ जाने की रहती है, देवबाला की सिर या बालों में गूंथे जाने की नहीं रहती है। तो 1922 तक गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी प्रताप के संपादकीय का कार्य करते रहे। ऐसे नहीं, उल्टा है। 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी जब प्रताप को छोड़ते हैं, तब जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो प्रताप को संभाल लेते हैं, उसके संपादन का कार्यभार अपने कर लेते हैं। तो वेणुलो गुंजो धरा उनकी कहानियों का संग्रह हुआ है, लेकिन वेणुलो गुंजो धरा में तो उनकी कविताओं का संग्रह मिलता है। तो एक तो ये कथन हो गया और एक ये हो गया। अब ये हो गया। अब इन दो में से कैसे है पता नहीं, डिलीट होने के लायक होगा। जो वेणुलो गुंजो धरा है वो कविता का संग्रह है जो 1962 में आया था, माखनलाल चतुर्वेदी। और 1922 नहीं है, 1924 में प्रताप का संपादकीय कार्य किया था। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध है? यानी सीधी बात है, वैष्णव अवतार और जीवन चरित्र जैन तीर्थंकरों की बात आ जाए तो रास हो जाए। क्या हो जाएगा? रास। बिल्कुल। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मानसी उदयशंकर भट्ट की रचना है। हम विस्पाई जन्म के किसकी रचना है? जन्म से विस्पाई कौन है? नवीन बालकृष्ण। हाँ, नवीन हम विस्पाई जन्म की। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। और झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा चौहान की। इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान न होकर के राधा का प्रमुख स्थान है? वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि हित हरिवंश का है। इसमें राधा प्रमुख है, श्री कृष्ण इतने प्रमुख नहीं है। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है।
केशव ओरछा नरेश के आश्रित कवि थे। बिल्कुल, केशव की भाषा मूलतः ब्रज है और केशव के सारे ग्रंथ मुक्तक काव्य है। नहीं, केशव की ये 5 ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास में 5 ग्रंथों को प्रबंध माना गया है और आचार्य शुक्ल 2 ग्रंथों को प्रबंध मानते हैं। तो रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता नगेंद्र संपादित इतिहास में 5 प्रबंध केशव के माने गए हैं और बाकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया वगैरह क्या है, मुक्तक है। और ये हो गया इसमें सही। और केशव का महत्व आचार्यत्व की दृष्टि से भी माना जाता है, ये भी सही है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? भरत मिलाप ईश्वर दास की है। ध्यान मंजरी अगरदास। हितोपदेश भाषा नारायण पंडित की रचना है, न कि रामानंद की। हितोपदेश भाषा नारायण पंडित की रचना है। अगर इसका लेखक नहीं पता हो तो भी रामानंद की हितोपदेश भाषा है नहीं। इस प्रकार से भरत मिलाप ईश्वर दास की है, ये अष्टयाम नावादास की श्योर है, तो ये अपने आप हो जाता है। कौन सा विवरण सही नहीं है? राहुल वेल आदिकाल से जुड़ा सवाल है, गद्य से जुड़ा सवाल है कुछ कुछ। तो राहुल वेल में राहुल नामक नायक के शौर्य का वर्णन नहीं है। राहुल कौन है? राहुल वेल में नायिका है जिसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, के नक्सिक का वर्णन किया गया है। नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है किसके? राहुल नामक नायिका की। वसंत विलास श्रृंगार रस का काव्य है। बिल्कुल, वसंत विलास श्रृंगार रस का काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस और आसपास की संस्कृति है। ढोला मारू में मूलतः लोक भाषा है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ। नंददास की रस मंजरी का प्रमुख वर्ण्य विषय है। नंददास की रस मंजरी का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? तो नायक नायिका भेद। क्या है? नायक नायिका भेद रसमंजरी का प्रमुख वर्ण्य विषय है। बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है। हिंदी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल खुम्माण का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचना काल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य है। कुमार रासो के रचनाकार के विषय में उक्त अभिमत किसका है? किसका है? सीधा ऊपर तौर पर देखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास में उन्होंने कोट करके लिखी है मोतीलाल मेनारिया की पंक्ति। तो ये कथन किसका हुआ? ये मोतीलाल मेनारिया का कथन है। पेज नंबर 40 पर आप देख सकते हैं। कल्पना ही उनकी कविता का मेरुदंड है, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। सीधी भाषा से ही पता चल जाता है कि बात किसकी हो रही है, कल्पना की। और इनमें से कल्पना तत्व सबसे अधिक किसमें है? सुमित्रा नंदन पंत में। तो हम सीधा सुमित्रा नंदन पंत अगर हमें पता है या नहीं है तो भी कर सकते। और बिल्कुल नंद दुलारी वाजपेयी का ये कथन किसके संबंध में है? पंत जी के संबंध में। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं थे। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूषण के लिए कौन करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे कहते हैं कि झूठी खुशामद नहीं कह सकते क्योंकि फड़कता हुआ वर्णन वीरता का इसमें मिलता है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। सीधा कथन रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के रीतिशास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है।
लग तो यही रहा है कि रीति शास्त्र का आधार लगभग संस्कृत काव्य शास्त्र पर ही हिंदी का रीति शास्त्र रीति काव्य शास्त्र स्थापित है। हालांकि कुछ जैसे कृपाराम की हित तिरंगिणी वगैरह भक्ति काल में आती है तो उन पर भी है, लेकिन लगभग सारा का सारा ही संस्कृत काव्य शास्त्र पर है। और हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाली प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था। यानी रीति शास्त्र लिख रहे थे, जिस विषय पर लिख रहे थे उस विषय पर तो अध्ययन करने की आवश्यकता तो रहती है। तो इसका श्योर आंसर तो है नहीं, हो सकता है दोनों ये सही हो या एक गलत एक सही भी हो सकता है। भारतेंदु मंडल के लेखक है गया प्रसाद शुक्ल, रामचरितोपाध्याय, गोपाल शरण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन है भारतेंदु मंडल में? सीधे प्रताप नारायण मिश्र, उनके साथ प्रेम घन है, अंबिका दत्त व्यास है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह उनका मंडल है। राधा चरण गोस्वामी भी उसमें शामिल है। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है? ललित ललाम में किसका है? अलंकारों का चित्रण। ललित ललाम में किसका चित्रण मिलेगा? अलंकारों का। ललित ललाम अलंकार। कवि प्रिया में क्या है? अलंकार है और अलंकारों के साथ दोष है, नायिका भेद नहीं है। और काव्य निर्णय जो है उसमें लक्षण हेतु खूब सारे लक्षण है, हेतु है, प्रयोजन है, सब कुछ काव्य निर्णय में आते हैं। और श्रृंगार मंजरी जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। श्रृंगार रस है उसमें और उसके साथ ही साथ नायक नायिका भेद है, जो कि किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी, इस पर भी हमारी बात हुई थी। लगभग काफी सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करते वक्त जिन पर विशेष रूप से 2 या 3 बार रिपीट करने का प्रयास किया था, वहां से जब सवाल मिलते हैं तब बड़ा आनंद अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता को आश्रय दिया तो वे कौन है? यही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में कहते हैं? तो कलाकारिता किसमें थी? सुंदरदास में। छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता को आश्रय देने का काम कौन करते हैं? जो खुद चेहरे मोहरे से बहुत सुंदर थे, सुंदरदास इस प्रकार का काम करते हैं। निम्नलिखित के आधार पर सही उत्तर का विकल्प बताइए। रंगभूमि 25 में आता है, निर्मला 27 में, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास से आसान सा सवाल है, प्रेमाश्रम 1922 में, और गोदान जो है वो 1936 में है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या आ गया? 1922 वाला आ गया, 25 अ, फिर ब और फिर द, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। साहित्य में न हमें दूसरी राजमती मिलती है और न दूसरा बीसल देव मिलता है। बहुत मस्त, बहुत मस्त, मजा आ गया पढ़कर। क्या कहते हैं माता प्रसाद गुप्त, जिन्होंने बीसल देव रासो का संपादन किया है? माता प्रसाद गुप्त ने ये भूमिका में कहा है, पेज नंबर 85 पर वो कहते हैं कि बीसल देव वो जैसा कोई हुआ नहीं, उस नाम का कोई हुआ नहीं और न दूसरी कोई राजमती मिल सकती है, इसलिए इनको स्वीकार करना जरूरी है। इसी में बीसल देव रास की कवि की सबसे बड़ी सफलता नहीं, यानी जो नरपति नाल है वो सफल क्यों है नरोत्तम, क्या माता प्रसाद गुप्त के अनुसार क्यों है? क्योंकि न तो दूसरी राजमती हो सकती है और न दूसरा बीसल देव हो सकता है। बहुत ही सुंदर कथन। ये ऐसे सवाल हम आइडियोलॉजी के साथ कर सकते हैं कि अधिक काम, वैसे नरोत्तम स्वामी का भी काम है, लेकिन एक रास शब्द यहाँ आया है। रास शब्द का प्रयोग माता प्रसाद गुप्त अपने संपादन में करते हैं।
ऐसे कीवर्ड्स के माध्यम से हम अपने सवाल को सही कर सकते। बीसल देव राज शब्द है, इधर माता प्रसाद गुप्त है। इस प्रकार से किया जा सकता है। नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, बिल्कुल निराकार रूप में होते हैं। नाथ पंथ में शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकृति नहीं दी है। कैसे रूप को स्वीकृति देते हैं? ईश्वर को तो स्वीकार करते हैं। नाथ पढ़ रहे थे तब एक ही बात बार बार अपनी रिपीट हो रही थी कि सिद्धों से अंतर जो है वो मुख्य यही है कि सिद्ध क्या है? निरीश्वरवादी है, जबकि नाथ क्या है? ईश्वरवादी है। लेकिन ईश्वर का कौन सा रूप? निराकार रूप। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया गया है। नाथ पंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत है। ये सही है, अलख निरंजन का महत्व है और बौद्ध धर्म का तो प्रभाव है ही। उसी से आगे वज्रयान वगैरह शाखाएं बनती है और फिर सिद्ध और फिर उसी परंपरा में आगे नाथ आ जाते हैं। तो बौद्धों का प्रभाव तो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से है ही है। तो यहाँ उक्त कथनों के आधार पर सही होगा तो अ कनपटे है बिल्कुल, और स जो है अलख निरंजन है। तो ये 1 नंबर सही। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। यह कथन किसका है बिहारी सतसई के लिए? रामचंद्र शुक्ल का। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय 7वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी होगी, 740 से 769 का समय है। तो क्या होगा? 8वीं शताब्दी की 60 का दशक, 740 से तो 60 का दशक लिखा हो, भले कोई भी दशक लिखा हो, पहले तो शताब्दी सही पकड़े। तो शताब्दी 8वीं है, 740 से 769 माना गया है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो 8वीं शताब्दी होगा, बाकी कोई 8वीं है नहीं। तो इसमें 8वीं शताब्दी। इस संग्रह में स्त्री रचनाकार नहीं है, यानी कौन से सप्तक में स्त्री रचनाकार नहीं है? तार सप्तक में आगिने प्रभा मुरा जिसका सूत्र है, जिसमें अगे वगैरह रहते हैं, उसमें कोई भी स्त्री नहीं है। प्रभा मुरा इसमें आगे है, गिरिजा कुमार माथुर है, नेमीचंद जैन है, प्रभाकर माचवे है, भारत भूषण अग्रवाल है, मुक्तिबोध है और रामविलास शर्मा है। इनमें कोई नहीं है। बाकी सभी में संकुतला माथुर, कीर्ति चौधरी वगैरह, सुमन राजी वगैरह सब में मौजूद रहती है। इस पर भी हमारी बात हुई। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत है। ठेठ राजस्थानी में नहीं लिखते, किस में लिखते हैं? ब्रज में लिखते हैं। पहला यह असंगत हो गया। ज्ञान समुद्र ग्रंथ है, श्रृंगार रस की रचनाओं का ये हमेशा विरोध करते हैं। कलात्मकता जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन श्रृंगार रस की रचनाओं का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और इनका ग्रंथ सुंदर विलास भी है। पत्र और उनके प्रकाशन स्थल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हिंदी प्रदीप बनारस से नहीं था, प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट ने इसे प्रयाग से निकाला। ब्राह्मण कानपुर से, हिंदुस्तान काला कंकार जो लंदन से भी था, और आनंद कादम्बिनी जो है वो मिर्जापुर। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। बहुत ही पसंदीदा पंक्ति है ये मेरी। चिंतामणि में कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचतानी करके दृष्टकूट बनाकर उसको संध्या भाषा का रूप दे दिया। हिंदी काव्य धारा से राहुल सांकृत्यायन से आरपीएससी को लगता है विशेष लगाव है। तो हिंदी काव्य धारा से राहुल सांकृत्यायन की है दृष्टकूट पद जो है वो खींचतान करके संध्या भाषा के रूप में गए हैं। राहुल सांकृत्यायन का
आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत कथन है। इनके कवित्वों में रीति परंपरा के गुण भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। बिल्कुल आलम में मिलते हैं रीति परंपरा के गुण, बिल्कुल सही कथन है, पर भी अपनी बात हो चुकी है। और इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान नहीं है, ये रीति मुक्त कवि है, तो भाव प्रधान इनका काव्य है। कैसा काव्य है? भाव प्रधान काव्य है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंधकार और मुक्तकार आलम को एक ही व्यक्ति माना है, अलग अलग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं मानते, और शुक्ल जी क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। प्रबंधकार आलम को तो भक्ति काल में शुक्ल जी रखते हैं, और जो मुक्तकार है उसको रीति काल में रखकर अलग अलग कवि शुक्ल जी जरूर मानते। छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है। छायावाद काव्य की अभिव्यंजना पद्धति नवीनता और ताजगी है, बिल्कुल। और काव्य रूपों की दृष्टि से छायावाद युगीन काव्य अत्यंत समृद्ध है। और माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि है, बिल्कुल। छायावादी काव्य विषयनिष्ठ व वर्णन प्रधान है, नहीं सूक्ष्म भाव मिलते हैं, वर्णन प्रधान या इतिवृत्त प्रधान तो कौन सा है? द्विवेदी युग का काव्य है। यही तो छायावाद और इनमें खास अंतर है। द्विवेदी युग में श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है, प्रताप नाम की कोई रचना नहीं है। महाराणा प्रताप नाम की रचनाएं और कवि की मिलती है, लेकिन हल्दी घाटी, आरती, जोहर और तुमुल जो रचनाएं हैं वे श्याम नारायण पांडे की है। प्राकृत पेंगलम में निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ छंद मिले थे जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है? ये सारे के सारे सवाल जो हम पढ़ते जा रहे हैं, ये सब या तो वो विश्लेषण में या विश्लेषण के बाद भी वापस प्रश्नोत्तर में या टेस्ट सीरीज, तो हालांकि इसका नहीं लिया, लेकिन जो वीडियो के पीछे प्रश्नोत्तर रखे हैं उन प्रश्नोत्तर में अक्सर ये सवाल आपको परिभाषाओं वाले भी देखने को मिल जाएंगे। संगत असंगत जो अनुभव था मेरा खुद का, जो पिछला पेपर दिया था उसमें मुझे लगा था, और उसके बाद हर पल मुझे लगता था कि इस बार भी पेपर तो इस प्रकार रहेगा, और वही हुआ। जो दोनों पेपर है, दोनों में कुछ प्रश्न भले ही आसान आ जाए, बाकी अवधारणाएं आई है, लंबी अवधारणाएं, संगत असंगत, सत्य असत्य, समीचीन वाले कथन के साथ परिभाषाएं खूब सारी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नई समीक्षा के प्रतिमान निर्मला जैन की रचना है, बिल्कुल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका बहुत अच्छा नागेंद्र की पुस्तक है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मेघ की, और नई कविता शक्ति और सीमा ये लक्ष्मीकांत वर्मा की नहीं है। तो ये हो गया इसमें राइट। माटी की मूर्तें, कला के हस्ताक्षर, 10 तस्वीरें। माटी की मूर्तें किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का। कला के हस्ताक्षर किसका? देवेंद्र सत्यार्थी का। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की। क्या है? रेखा चित्र विधा। कैसी विधा है? रेखा चित्र विधा। रघुवीर साहे का काव्य संग्रह नहीं है, बिल्कुल आसान। हंसो हंसो जल्दी हंसो है, आत्महत्या के विरुद्ध है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां भी है, और घाटी का आखिर आदमी नहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विषय कौन सी स्थापना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, इनके कारण भाषा में बहुत सफाई आई। संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग करते हैं द्विवेदी जी, शुक्ल जी बिल्कुल सही बात करते हैं, और भाषा में सफाई तो द्विवेदी जी के द्वारा ही आई थी। और इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से रहित थी, नहीं इतिवृत्तात्मकता से युक्त थी। क्या शब्द होगा? युक्त थी। तो वर्णन प्रदान घटना प्रदान है तो क्या होगी? इतिवृत्तात्मकता युक्त हो। इनकी ये हो गया उत्तर। इनका जोर बराबर इस बात पर था कि कविता बोलचाल की भाषा
में होनी चाहिए, क्योंकि पहले ब्रज में चल रही थी और गद्य खड़ी में चल रहा था, इस वजह। मैथिली शरण गुप्त के बारे में असंगत है। क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना बिल्कुल नहीं। शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली में गद्य रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। किसके निर्देशन में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत मिलती है भारत भारती वगैरह। हिंदी के जातीय मात्रिक छंदों का प्रयोग वे करते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रचलित आख्यान खूब सारे साकेत वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में गलत कौन सा है? रीतिमुक्त काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है, बिल्कुल। सभी रचनाएं मुक्तक नहीं है, कुछ प्रबंध भी मिल जाएंगे और कुछ मुक्तक भी मिल जाएंगे। श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त है, बिल्कुल सही बात है। मूलतः इसका विषय श्रृंगार ही है। मूल रूप से श्रृंगार, और श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार? वियोग ही इनका विषय है। विधा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपका बंटी मनु भंडारी का है, आधुनिकता बोध का उपन्यास है। आधा गांव राही मसूम राजा आंचलिक उपन्यास है जो विभाजन पर आधारित है, और गंगोली गांव इसका सेंटर होता है, जिसमें सिया सुन्नी मुसलमान दोनों तरफ रहते हैं। कचनार वृंदावन लाल का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें कल्पना और इतिहास का मिश्रण है। सन्यासी जो है वो इलाचंद जोशी का है, लेकिन धार्मिक उपन्यास न होकर के अंतर्द्वंद वाला उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इनमें से भीष्म साहनी रचित भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। माधवी है, कबीरा खड़ा बाजार में है, हानूस है, रंग दे बसंती है, आलमगीर है, ये सारे हैं। और देहांतर किसका है? अपने बीकानेर के कवि नंद किशोर आचार्य का। योगचर्या व डौम्बिकीति का ग्रंथ कौन से सिद्ध कवि द्वारा रचित माने गए हैं? सीधी बात, डौम्बिपा द्वारा। शायद कविता में रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता न कहलाए, या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। एक बार फिर हिंदी काव्य धारा राहुल सांकरताई। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में उक्त कथन हो गया राहुल जी का। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? अलंकार पंचाशी का सीधी बात है, मतीराम की है। सेवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, बिल्कुल आसान सवाल। भूषण के रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। शेष कादम्बरी किसका? अलका सराव की। मैं बोरिसिल्ला बहुत महत्वपूर्ण रचना है महुआ माझी की, जो बांग्लादेश मुक्ति पर आधारित है। और सिगाफ मनीषा कुलश्रेष्ठ रेत, सिगाफ मनीषा कुलश्रेष्ठ की है, बिल्कुल। और जो रेत है वो किसका है? रेत समाधि किसकी है? गीतांजलि श्री की रचना का नाम क्या है? रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंट। और रेत है वो किसका है? भगवान दास मोरवाल का, कंजर जाति पर लिखा गया। कमला सदन जो है वो मुख्य कैरेक्टर। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रीपति सरोज कलिका इनकी है, काव्य सरोज भी इनका है, आलम की आलम के लिए है। लाल कवि की जनक पचीसी नहीं है, किसकी है? मंडन की। जनक पचीसी जो है वो किसकी हो गई? मंडन की। याकूब खां का रसभूषण तो बहुत प्रसिद्ध है। दशरथ सुत तेउ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर की पंक्ति है जिसमें कबीर कहना चाहते हैं कि दशरथ पुत्र राम नहीं है, मेरे राम जो है वो राम नाम का मर्म, मर्म इसमें क्या है? इसमें रहस्य क्या है? राम का नाम महत्वपूर्ण, दशरथ के पुत्र होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके नाम, राम के नाम का महत्व
नाम के स्मरण का महत्व कबीर के जीवन में, नाम स्मरण, राम के नाम का स्मरण कबीर के लिए यहाँ महत्वपूर्ण। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये अक्सर आने की संभावना रहती है। कर्फ्यू जो है वो किसका है, एलन लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है कर्फ्यू। कर्फ्यू के साथ क्या क्या है, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, 3 आंख वाली मछली, अब्दुल्ला दीवाना, और उसके साथ साथ कर्फ्यू। और उसके साथ ही जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है, इनके कौन से हैं, सन्यासी है, अशोक है, ये मिश्र जी की रचनाएं हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन आसान आ गया, मोहन राकेश का मृत पुत्री जो है वो किसकी है, ये है हरिकृष्ण प्रेमिका। इनमें से मतिराम रचित ग्रंथ कौन सा है, आनंद विलास, भाव विलास, फूल मंजरी, श्रृंगार मंजरी। तो फूल मंजरी किसका है, मतिराम का है, फूल मंजरी मतिराम। नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या 12। बिल्कुल आसान सवाल, 12। कितने हैं रामानंद के शिष्य, भक्तमाल के अनुसार 12। दिनकर के बारे में असंगत है, मतलब गलत कथन कौन सा है, दिनकर की प्रगतिशीलता राष्ट्रीय भावना से परिचालित है, बिल्कुल सही है। दिनकर के कुछ काव्य ग्रंथ आधुनिक बोध अर्थात साम्यकता पर चिंतनपूर्ण सामग्री देते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है, आधुनिक बोध और साम्यकता के भाव इसमें है। और उर्वशी काव्य दिनकर की दृष्टि में काम के उन्नयन की भूमि पर प्रतिष्ठित काम अध्यात्म का श्लिष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात। कुरुक्षेत्र हमारे देश के 6ठे दशक की भाव चेतना को चुनौती दे। हम सबको पता है कि कुरुक्षेत्र कब लिखा गया, 1946 में। तो 6ठा दशक तो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, 6ठा दशक तो हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन है और 1946 में ये लिखा गया। साथ इसमें सर्ग है, देश आजाद होने वाला था, उस समय की विडंबनाएं हैं और युद्ध की विभीषिका जो कवि ने खुद महसूस की थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो उस समय अंग्रेजों का हमारा भारत भी गुलाम था, तो उसका शिकार कहीं ना कहीं भारत भी था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का में असर दिखाई दे। बिल्लेश्वर बकरिया बहुत ही उम्दा रेखा चित्र है, जिसमें निराला जी जाति और वर्ण भेद पर आघात करते दिखाई, ब्राह्मणवाद पर आघात करते दिखाई देते। निराला का है निराला का। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी कहा है, नहीं इसका भाई किसने कहा है, हो सकता है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कोणार्क सीधी बात है, जगदीश चंद्र माथुर का है, बाकी राजेश्वरी, जयशंकर प्रसाद, सेनापति उदल, वृंदावन लाल का, और अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्त का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों महत्वपूर्ण पंक्ति जो थी वो सामने हाजिर है। स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। और किसके बारे में, तीनों के ही बारे में। जल्दी नहीं करनी है कि जैनों के बारे में कह दिया, सिद्धों के बारे में, तीनों के बारे में कहते हैं कोष्टक में रख के। जैन, सिद्ध और योगी, तीनों को, नाथों को, सबको, तीनों को रखते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य विषयक असंगत तथ्य है। जैन साहित्य में मुख्यतः शांत रस का वर्णन है, बिल्कुल शांत रस है। आदिकालीन जैन रचनाकारों की हिंदी अर्धमागधी से अधिक प्रभावित थी। अब यहाँ लॉजिक वाली चीज है कि जैन पश्चिम में है, कहाँ है जैन, पश्चिम में, तो पश्चिम में
सौरसेनी है या गुजरात में गुर्जरी अपभ्रंश मानी जा सकती है, लेकिन अर्धमागधी नहीं होगा। और जैन साहित्य का एक रूप टब्बा मिलता है जो टीका पद्धति में लिखा जाता है, किसी पर टीका लिखी जाती है। वैसे जैन साहित्य में श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो सीधी बात है कि यही इसका उत्तर होगा। मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मधुमालती का नायक, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के पढ़ने प्रस्ताव को भी स्वीकार करता है। बाकी सारे ग्रंथों में बहु विवाह किया गया है, प्रेम निवेदन स्वीकार हुए हैं। एक ही ऐसा सूफी काव्य है मधुमालती जिसमें एक विवाह को महत्व दिया गया है। तो ये 1 नंबर सही। इसमें मनोहर मधुमालती की जोड़ी होती है और उपनायिका उपनायक होते हैं प्रेमा और ताराचंद। मधुमालती काव्य में कवि का लक्ष्य प्रेम के उच्च और उदात्त स्वरूप है और पूर्व जन्म के संस्कार का परिणय दिखाई। हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत है। श्रृंगार रस और नायिका भेद भानुदत्त की रसमंजरी से है। बिल्कुल, इन्होंने रीति निरूपण के लिए ध्वनि परवर्ती उन्हीं आचार्यों को अपना आधार बनाया जिनके ग्रंथ सुबोध थे। बिल्कुल, छंद विवेचन के लिए भानुदत्त की रसमंजरी का आश्रय नहीं लिया गया। व्रत रत्नाकर आदि रचनाएं, जो भट्ट केदार की व्रत रत्नाकर है, ऐसी रचनाओं का आधार लिया गया था। सर्वांग विवेचन हेतु काव्य प्रकाश एवं साहित्य दर्पण का सहारा मुख्य रूप से लिया गया। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल आसान सीधा सा सवाल। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? किसी भी प्रामाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कह सकते, क्योंकि मिश्रण ही रहता है सूफी काव्य। और सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत, बहुत अच्छा सवाल। कथानक रूढ़ियां भारतीयों से ही जुड़ी है, भारतीय इतिहास से। भले ही बारहमासा हो, सठ ऋतु हो, आकाशवाणी हो, सुख सुखी संवाद हो, सारी रूढ़ियां भारतीय साहित्य से ही जुड़ी है, भारतीय इतिहास से ही जुड़ी है। तो यहाँ ये सीधा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 मुख्य ग्रंथ इसमें दिखाई दे रहे हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये इसमें 1 नंबर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद और उनके काव्य में असंगत है। प्रलय की छाया में प्रसाद ने मुक्त छंद में ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की है। नहीं, थोड़ा सा निराशा का वर्णन मिलता है, प्रकृति का वर्णन भी कहीं कहीं मिलता है, और कमलावती रानी का वर्णन उसमें मिलता है, उसके उहापोह का वर्णन मिलता है। तो इसमें शक्तिशाली ऐतिहासिक प्रसंग शक्तिशाली रूप से नहीं आया है। रामायणी में बुद्धिवाद का विरोध और हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है। रामायणी में बुद्धि के स्थान पर क्या किया गया है? हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है। पैशुला की प्रतिध्वनि में करुणा और विरक्ति है। करुणा किसके प्रति है? देश के प्रति चिंता है, अपनेपन के कारण करुणा है प्रताप के मन में। और विरक्ति किसके प्रति है? कि अमर सिंह जो उनका पुत्र है, उससे उनको कोई अपेक्षा नहीं थी, उनको विरक्ति थी। मनु आदि पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को उन्होंने प्रधान माना है। हाँ, उनके सांकेतिक अर्थ में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत विवरण है। उनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है उसकी मूर्तता और पारदर्शिता। हूबहू ऐसे सवाल संगत कथन के रूप में अपने हैं। 7 गीत वर्ष की समस्त कविताओं में यह कैशोर भावुकता मिलती है, यथार्थ की गहराई मिलती है। कैशोर भावुकता के स्थान पर यह पंक्ति दे रखी थी कि कैशोर भावुकता के स्थान पर यथार्थ की गहराई मिलती है। तो सीधा सवाल हम यहाँ, अगर हमें पता था कि अलग से
धर्मवीर भारती वगैरह कवि बहुत सारे लगे हुए हैं अपने सिलेबस में, तो वहां से तो सवाल बनना ही बनना है रचनाओं से जुड़ा हुआ, इसीलिए उन पर अपना विशेष बल रहा और बहुत अधिक काम भी आया है। वे कवि के साथ साथ कथाकार, नाटककार, समीक्षक, संपादक आदि रूपों में है। उनकी आरंभ की कविताएं कैसे और भावुकता से युक्त है, जो बाद में 7 गीत वर्ष तक आते आते किसमें आ जाती है, यथार्थ की गहराई में। प्रसाद की परले की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताओं में कथ्य की दृष्टि से क्या समानता है, जीवन के मूर्त और स्थूल आख्यानों और प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण इनमें मिलता है। ये समानता दिखाई देती है क्योंकि परिवर्तन जो है उसमें 6 खंड है, जिसमें पहले समृद्ध और जो अतीत है हमारा संस्कृति है उसका चित्रण किया गया है और बाद में वर्तमान की पतित स्थिति का चित्रण किया गया है। और वही स्थिति कमलावती की है परले की छाया में और राम की शक्ति पूजा में भी एक बार को जो मूर्त आख्यान है वो दिखाई देता है और प्रकृति किस प्रकार से परिवर्तन करती है ये राम की शक्ति दिखाई देता है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध। हूबहू पंक्तियां शुक्ल जी की तो दिमाग में छप सी जाती है। रामचंद्र शुक्ल पद्मावत के संबंध में असंगत है, सीधा असंगत आ गया कि काव्य रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। काव्य रूढ़ियों का प्रयोग तो हुआ ही है, मुख्य विशेषता है और बाकी सारी की सारी विशेषताएं भी पद्मावत की है। रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? मुख्य क्या है? श्रृंगारिकता और रीति निरूपण। नगेंद्र के संपादित इतिहास में 2 मुख्य प्रवृत्तियां मानी गई है, श्रृंगारिकता और रीति निरूपण। बाकी तीनों ये क्या है? राज, प्रशस्ति, नीति और भक्ति, तीनों गौण प्रवृत्ति। सीधी बात ये हो गया इसका उत्तर। कौन सा विवरण सही नहीं है? हिंदी की रीति शास्त्री प्रमुखतः संस्कृत के अलंकार, रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी है बिल्कुल। प्रमुखतः इन तीनों के ही है, अलंकार, रस और ध्वनि, बाकी के भी है लेकिन प्रमुखतः तीनों के ही है। रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है। घनानंद वगैरह ने वक्रोक्ति के बारे में काफी कुछ लिखा है, उसका निदर्शन दूसरी जगह किया गया है, तो कुछ भी नहीं लिखा गया। ये असंगत होना चाहिए, श्योर नहीं है लेकिन असंगत यही होना चाहिए क्योंकि बाकी सब संगत है। अलंकार संप्रदाय के अनुयायियों में जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, दुल्हा, पद्माकर आदि प्रमुख है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण है, मतीराम का ललित ललाम है और भूषण के शिवराज भूषण और पद्माकर के पद्माभरण में अलंकारों का चित्रण है। फिर है देव, तो दास आदि रस संप्रदाय के है बिल्कुल। देव की रस विलास मिलती है, भाव विलास है, तो उसकी सुधा निधि है। दास का रस, सारांश, श्रृंगार, निर्णय, दोनों में रस संप्रदाय का वर्णन मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव, ये नहीं पता, नगेंद्र पता नहीं। कबीर, मस्त मोला और फक्कड़, वो तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा गया है। मस्त मोला तो थे, जब मौज में आप आकर रूपक और अन्योक्ति पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वो सनातन कवित्व का श्रृंगार होता। लगता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है लेकिन खूब सारा काम पुरुषोत्तम अग्रवाल का भी है, इसलिए श्योर नहीं कह सकते, इसके हाथ नहीं लगाना। अनामिका की रचना नहीं है, कविता संग्रह। कविता में औरत, धर्म और मार्क्स पर पुनः चर्चा करती है अनामिका जी कविता में, औरत में। खुरदरी हथेलियां उनकी 2009 में आई थी और समय की शहर में भी इनका कविता संग्रह है और गलत पत्ते की चिट्ठी भी अनामिका जी का ही है कविता संग्रह। सांकलों में कैद क्षितिज है, ये अनुवाद कविता है प्रभाव खेता।
सांकलों में बंद क्षितिज, ये किसका है? प्रभा खेतान का अनुवाद है। ये सेनापति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सेनापति यमक अलंकार के नहीं, क्लेश अलंकार के प्रयोग के कारण विशेष रूप से ख्यात है। राम कथा के आकर्षक प्रसंग लेकर भी उन्होंने रचना की है, ये भी सही है। और सेनापति ऋतु वर्णन सही है, सेनापति की पवित्र रत्नाकर ही महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? देव सर्वांग निरूपक है, चिंतामणि, सोमनाथ, ग्वाल, ये सब सर्वांग निरूपक है। तोष सर्वरस निरूपक है, पद्माकर सर्वरस निरूपक है, और मतिराम अलंकार और श्रृंगार रस निरूपक है। तो अगर देव याद नहीं आए तो इधर वाले अगर श्योर है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे भी हो, हमारा अपना सवाल उस परीक्षा में बिल्कुल सही होना चाहिए। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थी। बहुत ही सुंदर पंक्ति। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। पद्माकर के लिए सीधी सरल भाषा, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा के लिए कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही सुंदर पंक्ति इसके बारे में, पद्माकर के। इनमें से कौन सा ग्रंथ कविदेव रचित नहीं है? रस प्रबोध सीधी बात है, रसलीन का है, बाकी सारे के सारे देव के। परमाल रासो आलाखंड कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास द्वारा रचित कितनी? 5 बड़े और 7 छोटे 12 रचनाएं टोटल मानी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, और रत्नबावनी है, और छंद प्रकाश किसका है? छंदो प्रकाश कहा जाता है भिखारी दास का। पार्वती मंगल के विषय में असंगत कथन। अब इसमें थोड़ा संदेह है, क्यों? क्योंकि पद शैली जो है इसमें हरि गीतिका और सोहर छंद आए हैं, और जो पद शैली होती है उसमें गायन रहता है, गाने वाले गे पद आते हैं, और सोहर छंद है मौजूद, और इसका पाठ होता है पार्वती मंगल का, तो पद शैली है इसमें। अवधि में ये लिखा गया है बिल्कुल, और विषय इसका शिव पार्वती का विवाह है, और कथा इसकी रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से कुछ तो भिन्न है। तो यहाँ पर चारों कथन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए संदेह मौजूद है। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए, सीधी बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कृति और कृतिकार में असंगत अर्थात गलत। कौन सा? सूर साहित्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, कछुआ धर्म किसका है? पुरानी हिंदी वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कछुआ धर्म, बहुत उम्दा निबंध। रामानंदी परंपरा के संबंध में से संबंध नहीं है। रसिक संप्रदाय अगर दास से जुड़ता है तो सीधा रामानंद से अपने आप राम काव्य परंपरा से जुड़ जाता है। राम सने संप्रदाय भी रामानंदी की शाखा है, फिर वो उससे अलग होती है, और गलता गद्दी तो रामानंदी संप्रदाय की है ही। तो परशुराम देव आचार्य जो है वे निम्बार्क संप्रदाय के हेड है। सलेमाबाद में इन्होंने अपनी गद्दी की स्थापना की थी। रचना और रचनाकार की दृष्टि में सुमेलित देखिए, हवाएं चुप नहीं रहती, वेणुगोपाल, बिल्कुल अच्छे से इनको हमने याद किया था वीडियोस में। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी की नाटक जारी है, और शंख शिला मुख चमकीले ईश्वर की अध्यक्षता में खूब सारी शंखमुखी शिखरों से नाटक जारी है ईश्वर की अध्यक्षता में, और रात अब भी मौजूद है, और खूब सारी लंबी लिस्ट है, उसको याद किया गया था। अब है घबराए हुए शब्द, ये भी किसकी है? लीलाधर जगूड़ी। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कई बार नेट वगैरह में आ चुकी है। सर अब भी संभावना भी किसकी है? अशोक वाजपेयी की। एक पतंग भी, अगर इतने तत्पुरुष ये सारे एक साथ याद किए। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने
रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणी, सीधा सवाल, सरल सवाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कौन है? सीधे से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विजय देव नारायण शाही के संबंध में की कू के प्रमविश कर सकते हैं या नया, जैसे हम अगर इनके जन्म के अनुसार, काल क्रम के अनुसार सूत्र बनाए तो क्या सूत्र होगा इसका? ये हो जाएगा तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन है? ब्रह्मविष्ट कुकी के, ब्रह्मविष्ट कुकी के, ये होगा सूत्र। तो प्र से आप प्रयाग नारायण त्रिपाठी से शुरू करके मदन वात्स्यायन, विजय नारायण देव शाही, सर्वेश्वर दयाल, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी और केदारनाथ सिंह को कर सकते हो तीसरा सप्तक के। ये क्रमवार है, बाकी तो कैसे भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये क्रमवार है, बिल्कुल क्रमवार, कि किसका जन्म पहले हुआ बाद में हुआ उस हिसाब से। फिर ये तीसरे सप्तक है, सीधा हो गया। मछली घर और साखी इनके ही हैं। शाही की असंकलित कविताओं का संग्रह किस नाम से था? संवाद तुमसे, जो मरणोपरांत प्रकट। यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने का भी समय था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। ये जो शब्द है वो हिट करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, कि राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं, सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने का नहीं, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह की बात करते हैं, उससे पहले नवीन युग की बात करते हैं। चाहूं जो साचहूं, सीधी बात है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, नारा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। मेरी कैलाश यात्रा स्वामी सत्यदेव परिवारजक, वे सोए तो नहीं होंगे, नंद चतुर्वेदी की रचना। यह समय मामूली नहीं, शब्द संसार की यायावरी, ईमानदार दुनिया के लिए वे सोए तो नहीं होंगे। किसकी रचना है? नंद चतुर्वेदी। घबराए हुए शब्द लीलाधर जगुड़ी, पत्थलगढ़ी, ये अनुज लुगुन का, जो आदिवासियों के प्रमुख पैरोकार है। निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत है। पौराणिक रहते हैं, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन भी इनके पात्रों में रहता है, लोक कथा के प्रसिद्ध पात्र लेते हैं और परंपरा से प्राप्त कथानकों की जैन साहित्य में उपेक्षा नहीं है, अपितु क्या किया गया है? उनको स्वीकार किया गया है। तो ये कथन हो गया असंगत। चरणदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सुख संप्रदाय है, क्योंकि चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था? सुखदेव जी था। इसको क्या कहते हैं? सुख संप्रदाय कहते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? सीधा गलत है। मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु नहीं थे। कौन गुरु थे? निजामुद्दीन औलिया गुरु थे, जिनके लिए इन्होंने कहा था रैन भई चौदेश, जल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। यानी जैसे ही गुरु की मृत्यु होती है, अमीर खुसरो भी अपने आप को, अपनी मृत्यु को बुला लेते हैं। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन किस कवि के विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ब्रज की विशेषता मुख्य है तुक, और उसे काव्यांग में प्रयुक्त करने जैसी नई नई विशेषताएं, नया चिंतन, मौलिक चिंतन देने का काम कौन करते हैं? भिखारी दास करते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध सीधी रघुवीर सहाय की, संशय की एक रात नरेश मेहता की, और अरण्या किसकी है? नरेश मेहता की। अरण्या के साथ साथ महाप्रस्थान है, सबरी है, प्रसाद पर्व है, संशय की एक रात है, अरण्या है, ऐसे मतलब लगातार अपने को याद होती। 7 गीत वर्ष किसकी है? धर्मवीर भारती की है, जिसमें यथार्थ की गहराई होती है। कैशोर भावुकता के स्थान पर क्या है? यथार्थ की गहराई। हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। काव्य प्रकाश की निरूपण शैली,
श्रृंगार तिलक, रसमंजरी, ये सारी की सारी। तो ये 3 प्रकार की निरूपण शैलियों की बात कौन करते हैं? इस आलोचक ने रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा। तो रीति काव्य की भूमिका कौन लिखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। तो नगेंद्र का कथन लग रहा है। सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी जी स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर हिंदी को परिमार्जित करने में लगे रहते थे, यानी हिंदी का परिमार्जन हमेशा करते रहते थे। सरस्वती में हिंदी से इतर भाषाओं के अनुवाद छापने की मनाही थी। नहीं, अनुवाद छापे जाते थे और अन्य भाषी कवियों के बड़े बड़े परिचय भी इसमें दिए जाते थे। ये कथन गलत लग रहा है। बाकी तीसरा बिल्कुल सही है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती संभालते हैं। द्विवेदी जी शिष्य कवियों की रचनाओं में बेखटके कई बार तो पूरी की पूरी रचना को ही बदल डालते थे। एक पतंग अनंत में किसकी है? अशोक वाजपेयी की। सखी संप्रदाय के विषय में असंगत है, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए किसकी अनिवार्यता है? प्रेम की अनिवार्यता, ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है। तो ज्ञान हट करके उसकी जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा प्रेम। इसमें सगुण कृष्ण की सखी भावना की उपासना है, क्योंकि कृष्ण केवल श्रृंगार और लोक रंजन के लिए ही अवतार लेते हैं। सखी संप्रदाय के अनुसार लोक मंगल या द्वापर वाले युद्ध वाले श्री कृष्ण इसमें अवतारी नहीं माने गए हैं। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास है। ये संस्थापक स्वामी हरिदास। और यह निम्बार्क मत की एक अवान्तर शाखा है, अर्थात निम्बार्क मत से ही सखी संप्रदाय अलग हुआ है। आलोचना कहाँ से? दिल्ली से, जिससे नामवर सिंह जी, अरुण कमल आदि जुड़े रहे थे। मेरी गद्य भंगिमा ये पता नहीं है। शिवराज भूषण किस विषय का ग्रंथ है? शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है बिल्कुल। और एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। सीधी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति के बारे में कहते हैं कि एक ही कवि है विद्यापति जो पुरानी अपभ्रंश का भी साथ ही प्रयोग करता है और साथ ही साथ बोलचाल की देसी भाषा ही प्रयोग करते हैं। स्मृति लेखा खूब सारे समकालीन साहित्यकारों की स्मृति में उनसे जुड़ी यादों को का लेखा जोखा आगे करते हैं। किसमें? स्मृति लेखा में, समकालीन पर लिखा है। वैसे मैंने कुछ संस्मरण पढ़े थे। स्मृति लेखा जो है वो उनके समकालीन लेखों पर है। इस विकल्प में निहित रीतिकालीन कवियों की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं रही। बहुत हटके सवाल है कि गोप, रस रूप और सेवादास, ये जो है इन तीनों में भक्ति भाव है। जैसे इनकी रघुनाथ अलंकार है सेवादास की रचना, तो इसमें सारे उदाहरण जो है वो भक्ति के। और गोप की रामचंद्र भूषण है, राम अलंकार है, तो ये भी राम परंपरा से जुड़ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं। और रस रूप का तुलसी भूषण है, ये रामचरितमानस पर आधारित ग्रंथ है जिसमें भक्ति भाव मुख्य रूप से सामने आता है। ये है आज का हमारा पेपर।